तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो हमने इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे, कई सारे चैलेंजेस, कई सारे प्रॉब्लम्स जो कि फूड सिक्योरिटी के इशू में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है हमने देखा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, फूड सिक्योरिटी क्यों है, और स्टारवेशन, फैमिन, बंगाल फैमिन, ये सब कवर करते हुए फिर हमने देखा कि कौन से लोग सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने देखा, ग्रीन रेवोल्यूशन के एस्पेक्ट्स हमने देखे कि एक तरफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ जो सीड्स हैं, उसी के साथ साथ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स भी आ रहे हैं, साथ साथ जो नए मशीन्स आ रहे हैं, ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन का एक हिस्सा थे। तो जितने इलेक्ट्रिक पंप हैं, ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, ये सब भी की इंडस्ट्रीज भी चलने लग गई अच्छे से ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। और अलग अलग राज्य, सबसे ज्यादा यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, सबसे ज्यादा इनको फायदा हुआ। तो बफर स्टॉक की एक तरफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो सरप्लस इलाके हैं, जहां से सरप्लस में ग्रीन्स हैं, वहां से किसानों से खरीदता है ग्रीन्स को एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और फिर इस ग्रेन को स्टोर किया जाता है ग्रेनरीज में, कोल्ड स्टोरेज में, और फिर इसके बाद राशन की दुकानों के जरिए किया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जो मार्केट से कम कीमतों में, जिन कीमतों में बांटा जाता है, इसे कहा जाता है इशू प्राइस। तो एमएसपी और दूसरी तरफ इशू प्राइस। राशनिंग बैकड्रॉप, बंगाल फैमिन, 1960s के टाइम के एक्यूट शॉर्टेजेस, इसके बाद फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, फूड फॉर वर्क, ऐसे कई सारी चीजों की कल्पना करी गई। और फिर इसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पे जैसे पहले जो था अर्लियर टाइम्स में, ये यूनिवर्सल था, सब लोगों के लिए है। तो चाहे वो पुअर क्लास के लोग हों, चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, तो जैसे अप टू 1992 पीडीएस ये यूनिवर्सल है। इसके बाद फिर आरपीडीएस, ये थोड़ा बैकवर्ड लोगों के लिए है। इसके बाद टीपीडीएस कि मतलब थोड़ा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो टारगेटेड में हम पुअर एंड नॉन पुअर, ये बीपीएल एंड एपीएल वाला कंसेप्ट आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन। उसके बाद ये अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना, इसके बाद ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी। तो इन स्कीम्स के बारे में हमने देखा, ये स्कीम्स काफी कारगर रही हैं इंडिया का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। आजादी के बाद से हमने कोई ऐसा बड़ा फैमिन नहीं देखा, जबकि हमने रफ टाइम्स देखे हैं कि अच्छा खासा टाइम सूखा पड़ा है, अकाल आया है, लेकिन हमने ऐसा मौतें नहीं देखी इतने ऐसे आज सच। तो काफी एफिशिएंट रहा है, इफेक्टिव रहा है। और इस चीज के अगर क्रिटिसिज्म्स हम देखें, इस सिस्टम के कहाँ लूप होल्स हैं या फ्लॉज हैं, तो एक तो ये है कि इतना अनाज होने के बावजूद कई बार हंगर के केसेस सामने आए हैं कि ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली जो बिल्कुल दूर दराज के इलाके, वहां तक अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। रॉटिंग ऑफ ग्रेन्स की अनाज खराब हो रहा है एक तरफ, और इसके अलावा हमें जितना ग्रेन्स चाहिए मिनिमम स्टॉक में, उससे ज्यादा स्टॉक में हमारे पास है। इसका हाई कैरिंग कॉस्ट होता है और इससे नुकसान होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये एफसीआई ग्रेन स्टॉक्स हैं। अच्छा, ये जो चीज आती है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जितना स्टॉक होना चाहिए उससे ज्यादा स्टॉक रहता है, तो इसके रीजंस क्या हैं इस सेंस में? तो कुछ इश्यूज यहाँ पे जो हैं वो ये है कि सरकारों पे प्रेशर रहता है एमएसपी रखने का, और एमएसपी क्रॉप्स जो हैं ये बेसिकली व्हीट एंड राइस हैं। तो जितने भी किसान हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने खेतों में व्हीट या राइस उगाएं, जिसके चलते उन्हें एमएसपी मिल पाए। और ये व्हीट एंड राइस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, इनमें पानी काफी लगता है,
इसके बाद जहां पे फार्मिंग होनी चाहिए कोर्स ग्रेन्स की, दूसरे जो मिलेट्स हैं और बाकी चीजें, वहां पे भी व्हीट एंड राइस उगाया जाने लगता है। और बाकी ये सब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगता ही है इन सब में, इतना अनाज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। तो जैसे ये एमएसपी के चार्जेस दे रखे हैं प्राइस पर कुंटल, तो बुआई के सीजन से पहले ही सरकार अनाउंस कर देती है कि हम गेहूं को ये करीब करीब 2000 रुपए कुंटल पे खरीदेंगे। तो लोगों पे एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ, आप गेहूं उगाइए और सरकार इस रेट पे खरीद लेगी। ये है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसमें भी बेसिकली वही सब चीजें हैं कि हमें टारगेटेड लोगों तक पहुंचना है और ये है वो है। और बेसिक यही चीज कि राइस आपको 3 रुपए पर केजी मिलेगा, व्हीट 2 रुपए पर केजी एंड कोर्स ग्रेन्स मिलेट्स 1 रुपए पर केजी। ये डॉलर्स है, डॉलर्स का साइन होना चाहिए था यूएस डॉलर, लेकिन डॉलर की बजाय कुछ और साइन है, लेकिन सिग्निफाई यूएस डॉलर्स को ही कर रहा है। अब यहाँ पे कल तक हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है कि कुछ माल प्रैक्टिसेस, तो हम क्रिटिसिज्म या कुछ ड्रॉबैक्स देख रहे हैं इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। तो उसमें एक चीज ये है कि ये जो राशन की दुकानें हैं, कई बार अक्सर ऐसा पाया गया है कि ये डाइवर्ट करते हैं ग्रेन्स टू ओपन मार्केट्स। इन पे जो अनाज आता है ये देने के लिए गरीब लोगों को, ये उस अनाज को डाइवर्ट कर देते हैं मार्केट्स में, जिससे कि उनको अच्छी कीमतें मिल सकें। तो एक तो दिक्कत ये है। दूसरा दिक्कत, यहाँ पे पुअर क्वालिटी ग्रेन्स बेचे जाते हैं। कई बार मार्केट से ये वो भी कर लेते हैं कि अच्छा क्वालिटी ग्रेन दे दिया और खराब क्वालिटी ग्रेन ले लिया, क्योंकि ये तो गरीबों में बांटा जाना है, तो कुछ भी बांट दो। तो इन सब के चलते भी ऐसा हुआ है कि इन राशन की दुकानों से जो लोग थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे लेकिन थोड़ा अच्छी क्वालिटी की चीज लें, तो वो लोग कटते जा रहे हैं वो। और इसी के चलते ये कितना कंजम्पशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है, ये थोड़ा सा कम हुआ है ओवर द इयर्स। और इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स, दुकानें कभी खुली हैं कभी नहीं खुली हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस सिस्टम में। और फिर इसके बाद लास्ट में ये टॉपिक आता है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। तो कोऑपरेटिव्स किन चीजों को कहते हैं, कोई आइडिया? वर्ल्ड ई कोऑपरेशन से ही आया है। इसका अगर मेन मैं आपको फंक्शन बताऊं कि कोऑपरेटिव्स होते क्या हैं, तो एक चीज होती है कि कुछ लोग हैं जिन लोगों को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। अब मान लीजिए ये प्रोड्यूसर्स दूध बनाते हैं कि मतलब दूध प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक तरफ प्रोड्यूसर्स हो गए, दूसरी तरफ हो गए कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। तो अब ये जो दूध बनाने वाले या प्रोड्यूस करने वाले जो लोग हैं, ये गांव देहातों में बैठे हैं, इंटीरियर इलाकों में बैठे हैं, जहां पे उन्होंने अपनी अपनी डेयरीज बना रखी हैं। और बहुत सारी डेयरीज हैं, एक डेयरी ये है, एक डेयरी ये है, एक डेयरी ये है, एक ये है, एक ये, ऐसी बहुत सारी डेयरीज हैं। अब इनके बीच में आती है एक चीज जिसे हम कहते हैं फूड कंपनी। वही जो चीज हमने कार्गिल और ऐसी ऐसी कंपनीज के बारे में देखा। तो ये कंपनी एक्चुअली मिडिल मैन के पे काम करती है। ये इनसे प्रोडक्ट लेगी और इनको जाके बेचेगी, और इस दौरान बीच में पैसा कमाएगी बहुत सारा। पहली बात पैसा कमाएगी, दूसरी बात इसका कंट्रोल होगा मार्केट में, कि ये डिसाइड करेगी कि कितनी कीमत में हमें बेचना है। और हो सकता है कि दूध मेल भी यहां से दूध मान लेते हैं कि ये 25 रुपए लीटर पे खरीदे, और यहां पे कस्टमर को ये दूध 60 रुपए लीटर में बेचे, कि दूध की कमी है। अब कस्टमर को क्या पता कि दूध की सही में कितनी कमी है, तो जो भी बोल देंगे मानना पड़ेगा कस्टमर को, कोई चारा नहीं है। उन्होंने एमआरपी लिख दिया कि एमआरपी इतना है, तो आपको देना है तो दो, नहीं तो जाओ। सुपरमार्केट में पड़ा है दूध या दुकानों में पड़ा है। तो ये जो चीज है
तो जाइए, आप अपना दूध कहाँ से लेंगे? ये इधर पास की दुकान से लेंगे जहां कंपनी का दूध आ रहा है, या फिर जाइए, कहाँ जाएंगे? यहाँ है ना, हर जगह नहीं है। और वो ऑप्शन तो है नो डाउट, लेकिन फिर भी कंपनीज का जो सिस्टम बता रहा हूं, और ये तो सिर्फ मैंने डेयरी का एग्जांपल दिया, बाकी और भी कई चीजों के एग्जांपल्स। तो कोऑपरेटिव्स का सेंस ये होता है, ये जो कंपनी है, ये कंपनी खुद प्रोड्यूस नहीं करती है, ये बस एक मिडिल मैन है, ठीक है, मिडिल मैन। कोऑपरेटिव्स अब ये इन सब के चलते, अगर ऐसा हो, कस्टमर तो ज्यादा पैसा दे ही रहा है, इस पैसे का फायदा किसको हो रहा है? कंपनी को। कंपनी के सीईओज और इनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, इधर प्रोड्यूसर जो है इसको भी ढंग का पैसा नहीं मिल रहा है, इधर कस्टमर भी ठग रहा है, और कंपनी के अंदर ये भी चीज है कि वो अडल्ट्रेशन कर सकती है। कंपनी यहां से दूध ले, मिलावट करके बेचे, ठीक है। तो इस सेंस में कोऑपरेटिव्स की एक कल्पना है कि जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं, यही लोग क्यों ना अपनी कंपनी बना लें। ये सारी जितनी भी डेयरीज हैं, ये सारी डेयरीज आपस में मिल जाएं और ये अपना एक बनाए कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है बेसिकली कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वही मालिक हो गए हैं उस कोऑपरेटिव के। मालिक मतलब हिस्सेदारी में है, कि जैसे मान लीजिए 20 डेयरी हैं, 20 डेयरी में काम करने वाले, ये 20 डेयरीज हैं और 20 डेयरी में काम करने वाले मान लीजिए 20,000 लोग हैं, बड़ी बड़ी डेयरी हैं, 20,000 लोग हैं। तो ये सब लोग मिलके अपना कोऑपरेटिव बना लेंगे और फिर ये कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट लेके जाएंगे, और इन सब लोगों की हिस्सेदारी है इस कोऑपरेटिव में। ये सब लोग मिलके ये लोग फैसला करेंगे कि हम क्या बेचेंगे, कितने का बेचेंगे और कैसे बेचेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे अमूल है, मदर डेयरी है, ये सब कोऑपरेटिव्स हैं। जो गुजरात के जो दूध की डेयरीज कंपनी को बेच, खीर, मट्ठा, छाछ, ये सब चीजें, तो या कंपनी फायदा उठा ली जाएगी, कस्टमर भी ठगाया जाएगा, प्रोड्यूसर भी ठगाया जाएगा। तो क्यों ना यही लोग अपनी कंपनी बना लें, कोऑपरेटिव्स जो प्रोड्यूसर्स हैं। तो इससे क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी कस्टमर को मिलेगी, और कस्टमर जो पैसा देगा वो सीधा इन प्रोड्यूसर्स के जेब में जाएगा, और जब प्रोड्यूसर्स के जेब में सीधा पैसा आएगा बिना मिडिल मैन के, तो उनको भी बहुत मिलावट करने की जरूरत है। ऐसी पड़ी नहीं कि प्रॉफिट निकालने के लिए आपको मिलावट करनी पड़ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव्स का सेंस है। तो अमूल है, दिल्ली में जैसे मदर डेयरी है, ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं, महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंसेज, ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव्स हैं। तमिलनाडु में जैसे जितनी भी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, ये ज्यादातर 94% ऑफ देम आर रन बाय कोऑपरेटिव्स तमिलनाडु में। और दिल्ली में मदर डेयरी जो है, ये मिल्क एंड वेजिटेबल्स को लेके जाता है, इसमें दिल्ली सरकार का भी एक भागीदारी है मदर डेयरी में। अमूल, ये भी एक सक्सेस स्टोरी है गुजरात के मिल्क प्रोड्यूसर्स की, जो कि व्हाइट रेवोल्यूशन लाने में जिन्होंने काफी बड़ा रोल निभाया। इसी तरीके से महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंसेस, इन्होंने एनजीओज का ऐसा नेटवर्क बनाया है फॉर सेटिंग ग्रेन बैंक्स इन डिफरेंट रीजन्स, अनाज के भंडार। एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंसेस, एनजीओज, अनाज के भंडार, ग्रेन बैंक्स, ठीक है। यहां पे चैप्टर कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर से जुड़े हुए हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ करते हैं। अन्नपूर्णा स्कीम किस साल में आई? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में फूड ग्रेन्स कितने दिए जाते हैं एक फैमिली को, कितने किलो? 35 किलो। येलो कार्ड किसको इश्यू किया जाता है? टू पीपल बिलो पॉवर्टी। इस व्हीट रेवोल्यूशन का ये किसने इसको मतलब रिलीज किया था?
बंगाल फैमिन किस साल आया था? 1943। राशन की दुकानों का ऑल्टरनेटिव नाम क्या है? झारखंड में कौन सी जगह का जिक्र है जहां पे स्टारवेशन डेथ्स हाल में रिपोर्ट करी गई? धनबाद, रांची, पालामऊ या पुरी? पालामऊ। अंत्योदय अन्न योजना कब लॉन्च हुई थी? 2000 में। कौन सा स्टेट है जहां पे 94% राशन की दुकानें कोऑपरेटिव्स चलाते हैं? तमिलनाडु। अभी तो बताया तमिलनाडु। कौन से डेकेड्स में राशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था? 1940s इंट्रोडक्शन तब से चल रहा है। कौन सा एनजीओ है जो कि ग्रेन बैंक्स सेटअप कर रहा है? ये लिखा है सामने। अभी कहां का है? कौन से साल में फूड ग्रेन्स का स्टॉक मैक्सिमम? एफसीआई में 2002। कौन से साल में हमारे देश ने 200 मिलियन टन्स पर ईयर का मार्क छुआ था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में? 2015 साल। ठीक है, इस चीज को दिखाते भी हैं। 15-16। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अनाउंस करती है सरकार, इसका बेसिक मकसद क्या है? कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का कौन सा कोऑपरेटिव है जो कि मिल्क एंड वेजिटेबल्स के रेट को कंट्रोल करता है? ये ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस अगर हम देखें तो फायदे क्या क्या हुए, तो पहली चीज तो फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, ये एक फायदा है, नो डाउट। चेंज हो गया इन द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फार्मिंग, ये भी एक फायदे के सेंस में है, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम पेस्टिसाइड्स और ये सब नहीं डालते थे, मैकेनाइज्ड कम था। तो बस वही चीज है कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल सेविंग्स, ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ा तो आपका ये सेविंग्स भी बढ़ेगी, ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। स्ट्रेंथनिंग द रिलेशंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जुड़ गया थोड़ा एग्रीकल्चरल सेक्टर से, अलग अलग सेंसेस में ये बात है। पहली बात तो एग्रीकल्चर, पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ट्रैक्टर बन रहे हैं, गाड़ियां बन रही हैं, मोटर पंप बन रहे हैं, हार्वेस्टर्स, तो ये दूसरी बात, एग्रीकल्चर का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में अब आ रहा है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो आप दूर दराज के इलाकों में भी उस चीज को पैक करके बेच रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज उभर के आ रही हैं जो इधर से रॉ मटेरियल लेती हैं और उसको थोड़ा प्रोसेस करके बेच देती हैं। ठीक है, तो इस सेंस में ये सब बातें हैं कि हाँ, ये आपने अनाज उगाया, किसी कंपनी ने वो उसका वो ओट्स के डब्बे में उसको लेबल लगा दिया, कर दिया और बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये सब फायदे के सेंस में है। कॉन्फिडेंस दोनों तरफ से, पहले तो किसान का कॉन्फिडेंस कि हाँ इतने सालों से उसकी पैदावार थोड़ी बेटर है, उसको पैसा भी मिल रहा है और उसको कॉन्फिडेंस है इस बात का कि मैं जो ये फसल लगा रहा हूं ये फसल अच्छी होगी। अगर कोई अचानक से कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि कोई फौज आ जा रही है या फिर कुछ बहुत अलग सा नहीं हो जा रहा है, तब उसे कॉन्फिडेंस है कि अच्छी फसल हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सरकार के लेवल पे कॉन्फिडेंस कि सरकार को पता है कि इतना आउटपुट होना ही होना और इतना हम एक्सपोर्ट कर देंगे तभी मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल का भी, सरकार का भी, कि हमारे पास इतना स्टॉक है, हमारे पास बेचने को भी है, इन सब सेंस में। रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि अब पैदावार जब बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट हो रहा है कि जिन पे पैसा है वो और चीजें खरीद रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इकोनॉमी में जा रहा है, रूरल इकोनॉमी में पैसा लग रहा है, ये सब चीजें हैं। और न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि अब पैदावार बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, इंडस्ट्रीज इसी से जुड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज थोड़ा सा बढ़ रही हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए। ये इधर ट्रैक्टर ज्यादा बिकने लग गए, तो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनीज खूब चलने लगी। ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनीज चल रही है तो उनके छोटे
छोटे पार्ट बनाने वाली कंपनीज चल रही हैं, तो एक पूरी चेन है उनका। कुछ एक फैक्ट्री है जो टायर ही बना रही है, क्योंकि अब किसान ज्यादा ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं तो ज्यादा ट्रैक्टर बेचे जा रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा टायर बनाने हैं। तो एग्रीकल्चर हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हो, अलग अलग सेंस में ये फायदा पहुंच रहा है। तो ये सब एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस, इम्बैलेंस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इम्बैलेंस यानी कि वही चीज कि जो बड़े किसान हैं उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, छोटे किसानों को कम फायदा हुआ है। ये एक डिसएडवांटेज है कि फायदा सबको होना चाहिए था। लिमिटेड टू अ फ्यू क्रॉप्स, भी एक 40 क्रॉप्स उगाना चाह रहे हैं उनके लिए इशू है। इसके बाद लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द बिग फार्म्स। तो अब मशीन्स हो गई, ट्रैक्टर हो गए, अब मजदूरी कम हो गया है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन लैंड एंड ह्यूमन हेल्थ, लैंड डिग्रेडेशन एंड आप इतना पेस्टिसाइड छिड़केंगे तो किसानों को भी उसका बुरा भुगतना पड़ेगा। लैक ऑफ फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर आउटपुट लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन। लैक ऑफ फैसिलिटीज रिक्वायर्ड उसी सेंस में बात आई जिसपे नहीं है ट्रैक्टर का पैसा, जिसपे नहीं है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, सीड्स करने का पैसा, पेस्टिसाइड्स का, तो जिसपे फैसिलिटीज कम है तो वो नुकसान में। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं जुड़े हुए एक तरीके से। लैक ऑफ फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है फॉर आउटपुट, इन फैसिलिटीज की ही कमी है। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन इग्नोर्ड द नीड्स ऑफ लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स। कि अब सारा फोकस ग्रीन रेवोल्यूशन पे चला गया, तो इससे फोकस हट गया कि जिन पे जमीनें नहीं हैं उनका क्या किया जाए, उनको फायदा कैसे हो गया, क्योंकि उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पैदावार खेत की बढ़ी, लेकिन वो जो बढ़ी हुई पैदावार है वो तो जा उसको रही जिसका खेत है, उसको थोड़ी जा रही जो खेत में मजदूरी कर रहा है। और इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, कि अब खेती करने की कीमत बढ़ गई। जो बीज आप खरीदोगे, बीज महंगे मिल रहे हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब महंगा है। संतोष पूछते हैं कि इशू प्राइस एंड फेयर प्राइस शॉप्स में एक्सप्लेन करना है। फेयर प्राइस शॉप्स इन्हीं को कहा जाता है जो ये राशन की दुकानें हैं, और ये राशन की दुकानें मार्केट रेट से कम कीमतों में बेचते हैं खाने पीने के सब अनाज और सामान को। तो मार्केट रेट से जो कम कीमत पे बेचते हैं, इस कम कीमत को ही कहा जाता है इशू प्राइस, कि किस कीमत में वो इशू कर रहे हैं एक तरीके से। गरीबों के लिए एमएसपी, किसानों के लिए किसान को एमएसपी दिया और इशू प्राइस पे इनको दिया, मार्केट प्राइस से कम कीमत पे। मतलब इस सेंस में जैसे एमएसपी किसानों के सेंस में बोला गया कि हम 1 क्विंटल का 2000 रुपए देंगे, तो जो भी हमारे पास अनाज ये गेहूं लाएगा हम उसको 2000 रुपए क्विंटल देंगे, ये एमएसपी हो गया। गेहूं मार्केट में बिक रहा है 30 रुपए किलो और आप ये किलो में दे रहा है गेहूं, तो 8 रुपए किलो इसका इशू प्राइस हो गया, मार्केट रेट 30 रुपए किलो। ये वैसे मैं रेट्स गलत बता रहा हूं, लेकिन बस एक एग्जाम्पल मैंने। और कोई डाउट अभी तक इस चैप्टर में? ठीक है, चलिए एंड करते हैं आज का सेशन।